हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के पास केवल और केवल 2 वर्ष शेष हैं, अगर हमने ऐसा कुछ नहीं करा कि भाई जो कंडीशन है उसमें चेंजेस आए, तो पृथ्वी मानव के लिए रहने योग्य नहीं रह जाएगी। यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, यह स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चीफ के द्वारा, जहां उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि आने वाले 2 वर्षों में यदि जो नेशंस को टारगेट दिए गए थे, जो चैलेंज दिए गए थे, जो कंट्रीब्यूशन की उम्मीद थी, अगर इसे फुलफिल नहीं करा गया समय के साथ, तो आने वाले समय में हमारी पृथ्वी जो है वो शायद मानव के रहने योग्य ना रह जाए। अब ये जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट पे जितना आश्चर्य करने की आवश्यकता है, जितना इस पर जो है वो हमें विचार करने की आवश्यकता है, उतना ही इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है कि भाई अभी से कुछ समय पहले ही एक स्टेटमेंट आया था दैट हमें कितना पैसा चाहिए क्लाइमेट एक्शन के लिए। यानी कि एक तरफ यूएन और जो हमारे चीफ हैं, यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज चीफ हैं, इनके द्वारा एक तरफ जो ये बात कही जाती है कि केवल 2 वर्षों का समय शेष है पृथ्वी को खत्म होने के लिए, और अगर हमने कुछ नहीं करा तो नई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इसके पश्चात कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आता है कि भाई जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत, आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे इस बात से कि जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें कुछ टारगेट सेट करे गए थे, कुछ ऑब्लिगेटरी, कुछ बाइंडिंग इन नेचर थॉट्स थे, इसमें कुछ वर्क था ऐसा जो नेशंस को करना था। लेकिन यहां काम की एक बात है कि इन सारे ही कार्यों को करने के लिए आज से कुछ समय पहले की ही न्यूज़ थी कि हमें आवश्यक है 6 ट्रिलियन US डॉलर की, और मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूं, यह बिलियन नहीं है। भारत जो विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसकी टोटल GDP भी 5 ट्रिलियन अभी पहुंचने में समय है। यह 6 ट्रिलियन US डॉलर की बात कर रहे हैं, और फिर उम्मीद है कि हम क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, या फिर ये 2 साल का ब्रैकेट जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अर्थात जो विकासशील देश हैं, ये शायद इसे फुलफिल कर जाएं, इस ब्रैकेट में भी अपने सारे कार्य कर जाएं विदाउट एनी रिसोर्सेस। अब यहां पर चर्चा यह आए कि अगर मैं स्टेटमेंट को बाइफरकेट करूं, डिवाइड करूं, तो यहां 2 बातें आती हैं। सबसे पहली तो यह बात भाई कि किस न्यू टाइप की, किस नए तरीके के डिजास्टर की बात हो रही है। तो पहले तो हम इस पर चर्चा करें कि भाई ये 2 साल का ब्रैकेट क्यों, और फिर ये नई प्रकार की आपदाएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहां आप पीछे जो मेरे इमेज देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस इमेज को, तो आपको पता चलेगा भाई कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जिन्हें बिलियंस ऑफ US डॉलर देकर, खर्च करके देशों ने विकसित करा, यहां सामने इस दृश्य में देखें, ये पूरे ही एरिया बंजर होते जाएंगे। यह एक नए प्रकार की प्राकृतिक आपदा है या फिर पुरानी आपदा की नई पैकेजिंग है। यानी कि वो सूखा जो उन स्थानों पर पड़ता था, जो स्थान वास्तविकता में वर्षा के जल से सिंचित नहीं थे, यह सूखा अब उन स्थानों पर पड़ेगा जहां पे वर्षा का जल आता तो है, पर अब उपयोग हेतु नहीं रह गया। गर्मी आते ही सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। उदाहरण तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने बताया है गर्मी पीक पर नहीं आई, पर वो राज्य जिसमें पर्याप्त मात्रा में नदियां हैं, वो राज्य की 40 नदियां सूख गईं। विचार करके देखिएगा कि किसी राज्य की अगर 40 नदियां सूख गई हैं, तो इसका मतलब है उसके पास 40 से ज्यादा नदियां हैं, यानी कि उसके पास पर्याप्त जल है। तब भी बिहार की यह कंडीशन है कि बिना गर्मी आए आज शहरी सूखा भी देखने को मिल रहा है। नई प्रकार की आपदा। यहां आप देख पाएंगे कि वो सिटी जो कि एक सागर के किनारे है और यह माना जाता है, या एक नदी के किनारे है और यह माना जाता है कि भाई यहां पर सागर के प्रभाव के कारण, लैंड एंड सी ब्रीज के कारण बेसिकली कोई खास प्रदूषण का प्रभाव नहीं रह जाएगा। आपको उन सिटीज में साइक्लोन की इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नई प्रकार की आपदा, नए प्रकार के चक्रवात, वो चक्रवात जिन्हें कहीं मैंग्रोव रोक लिया करते थे, वो चक्रवात अब मैंग्रोव से नहीं रुकेंगे। नए प्रकार की आपदा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वो जमीन जो वास्तविकता में हमें मालूम था कि भाई ये उपजाऊ जमीन है, ये फर्टाइल लैंड है, आप पाएंगे कि ये उपजाऊ जमीन भी समय के साथ अनुपजाऊ हो जाएगी। रीजन इज सेम, बिकॉज जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होगा, नई एक आपदा जन्म लेगी। वो क्षेत्र जहां पर मृदा उपजाऊ है,
सॉइल जो है फर्टाइल है वो उसकी उर्वरक क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। कहीं वो क्षेत्र जो तटीय हैं वो सागर के अंदर, और कहीं वो क्षेत्र जहां पर पहले से कृषि हो रही है वर्षा के पैटर्न में चेंज के कारण, कटाव के कारण समाप्त होंगे। वार्निंग है मानव के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं तो नई प्रकार की जो आपदा जिसकी ओर इंडिकेशन करने का प्रयास करा हमारे यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चीफ के द्वारा, वो ये है कि कहीं वो स्थान जहां पर आप पाएंगे कि मरुस्थलों का क्षेत्र है, वर्षा के पैटर्न में कहीं जो मैसिव चेंज होगा, वो मैसिव चेंज इन स्थानों पर बाढ़ ना लाने लगे, फ्लड ना लाने लगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर बेसिकली आप बता वही रहे हैं, आपदा पुरानी है, पैकेजिंग आप नई कर रहे हैं। तो यहां ध्यान से समझिएगा, बहुत इत्मीनान से समझने का इस बात को प्रयास करिए कि अगर मैं कहूं नई आपदा, तो नई आपदा का मतलब वो आपदा है जो पुरानी आपदा से कुछ गुणधर्मों में अलग हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हो। तो यहां ध्यान से समझिएगा, सूखा या बाढ़ प्राकृतिक रूप से आने वाली स्थितियां हैं, नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस हैं, परंतु जब हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज करते हैं इसकी इंटेंसिटी ये चेंज हो जाती है। अब यहां समझिएगा कि क्या अगर मैं आपसे कहूं कि शहर का विकास किसी स्थान पर किया गया था तो वहां जल की अनुपलब्धता थी? आंसर इज नो। क्या अगर किसी स्थान पर कृषि की जा रही थी तो वहां पर तापमान के वितरण में कोई समस्या थी? आंसर इज नो। क्या उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आती थी? तब भी आंसर इज नो। यानी कि अगर कोई किसान वहां उस स्थान पर मानव के द्वारा 1000 साल से कृषि की जा रही है तो इसका मतलब यह परफेक्ट है कि उस स्थान की मृदा उपजाऊ थी, और यह बात भी परफेक्ट है कि किसान इस बात से अवेयर था कि वहां बाढ़ आ सकती है। लेकिन यह बाढ़ उस समय भी आपदा थी, यह बाढ़ आज भी आपदा है, परंतु अब जो बाढ़ है वो बाढ़ पुरानी बाढ़ की तरह नहीं होगी। अब आज से 10 साल पहले जैसी फ्लड आया करती थी, जैसी बाढ़ आया करती थी, अब वो बाढ़ अलग होगी, उसकी इंटेंसिटी अलग होगी। अब जो शहरों में सूखा पड़ेगा वो बेंगलोर के जैसा होगा या बिहार के जैसा होगा, वॉशिंगटन के जैसा होगा या लंदन के जैसा होगा, यह प्रश्न होगा। सूखा हम सभी जानते हैं, पर बेंगलोर की कंडीशन और बिहार की कंडीशन, ये वो कंडीशंस हैं जो अब नई बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ये मानव का वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर तो नहीं या वो कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन तो नहीं जिसकी तरफ यूएन इशारा कर रहा है। तो स्टेटमेंट तो हमारे लिए क्लियर है कि भाई कई नई आपदाएं हमारा वेट कर रही हैं आने वाले 2 वर्षों में अगर कुछ नहीं करा गया तो। अब यहां जो कुछ करने की बात की जा रही है वो कुछ है क्या? तो यहां स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो यहां पेरिस एग्रीमेंट के तहत कुछ टारगेट्स जो है वो नेशंस को दिए गए थे, कुछ कंट्रीब्यूशन उनसे मांगा गया था। अब यहां ध्यान से देखिए, यह है भाई हमारा वो क्षेत्र जो आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग नेशंस का है, विकासशील देशों का है। मैंने इसमें चाइना को भी इंक्लूड कर रखा है। फाइन। बाकी यूएसए की नजरों में याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ यूएसए इंडिया और चाइना विकासशील नहीं विकसित देश हैं। मतलब यूएसए नहीं मानता कि भारत और चीन विकासशील हैं, दोनों ही डेवलप्ड हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस। पर अगर मैं फिर भी कहूं तो ये है भाई विकासशील देश, और ये जो विकासशील देश हैं ये कुछ कंट्रीब्यूशन तब कर पाएंगे जब क्लाइमेट एक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो मनी है जिसका निर्धारण पेरिस एग्रीमेंट हो या खुद यूएन का क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट हो, इन्होंने कर रखा है कि उतनी मनी हमें आवश्यक है। और वो मनी जब 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगी तब के केस में हमें इतना पैसा देगा कौन? और जो आ रहा है वो कुछ 100 बिलियन के आसपास है। अब रिक्वायरमेंट है ट्रिलियन में, आ रहा है बिलियन में। क्या लगता है आपको कि क्या ये जो डिमांड है सभी देशों से कि वो अपने क्लाइमेट चेंज के एक्शंस को इंटेंसिफाई करें, क्या ये कर पाएंगे? आंसर इज नो। फिर ये जो वार्निंग है, ये वार्निंग सोचने पर मजबूर करती है। हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि जो चेंजेस हम चाहते हैं
प्रकृति में आ जाएं, वो चेंजेस पहले एफर्ट्स में लाने की आवश्यकता है। यहां पर मैं आपको एक डेटा से अवगत कराना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा और इस बात को समझिएगा कि बात की गंभीरता क्या है। इंटेंसिफिकेशन ये है कि भाई हमने UNFCCC यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। यहां पर एक बात कही गई है और वो बात यह है कि भाई अगर पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया, तब के केस में वो प्राकृतिक आपदा आएगी जिसके बारे में हमने इमेजिन नहीं करा होगा। और ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, यानी कि 1.5 की जो सीमा है, अगर ये सीमा 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गई, तब के केस में ये हमारे लिए वो कंडीशन होगी जहां पर अर्थ से मानव का पलायन हो जाएगा। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां अर्थ हमारे लिए रहने योग्य नहीं होगी। तब के समय अभी जो मानव शेष हैं, यानी कि अभी जो हम जीवित हैं, तब के समय हम चर्चा कर रहे होंगे कि आज से 30 साल पहले क्यों नहीं इन आपदाओं के बारे में हमने सोच लिया। अब यहां सोचने की बात यह भी है कि भाई क्लाइमेट चेंज है, उससे निपटने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के लिए कुछ पैसा चाहिए है और वो पैसा जिन्हें देना है वो इस बात से मुकर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है। फाइन, मैं शायद आपको लगे कि आपके सामने कोई मजाक कर रहा हूं, पर एक बार जाकर पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए के बाहर होते समय जो स्पीच दी गई थी उसे पढ़िएगा। डोनाल्ड ट्रंप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन उस समय यूएस प्रेसिडेंट थे। फाइन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डोनाल्ड ट्रंप ही उस समय यूएस प्रेसिडेंट थे और एक स्टेटमेंट था कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये ग्लोबल हीटिंग है। फाइन, तो नेशंस वो जो वास्तविकता में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए हमें पहले से दिखाई दिए थे। और इसका प्रमाण जैसा मैंने आपको बताया, $6 ट्रिलियन US की जरूरत है और हम बिलियंस में भी अच्छे से गेम नहीं प्ले कर पा रहे। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट अपडेट। याद रखिए कि आने वाले समय में इस पूरे ही एजेंडा पर एक लंबा डिस्कशन होने वाला है, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर अब यूएन जो है वो प्रोएक्टिवली वर्क करेगा और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट होगी रिगार्डिंग यूपीएससी। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी यह है कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, ये स्टार्ट हो चुके हैं और अप्रैल मंथ का जो सेकंड बैच है ये भी आ चुका है। 15 अप्रैल से यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस हैं ये P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर आपके इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन कराने वाली होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन क्लासेस में आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा, यानी कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो क्लासेस तो चल ही रही होंगी, साथ ही आपको क्रैश कोर्स के फॉर्म में पूरा यूपीएससी का सिलेबस एक बार फिर से पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपका जो अटेम्प्ट हो वो फाइनल और सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो। साथ ही आपके मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा भी आपको मिलेगी। प्री क्वालिफाई होते ही स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का आपको गाइडेंस मिलेगा और साथ ही आपको मिलेंगे सारे नोट्स और बुक्स, यानी कि वो सारी किताबें जो आईएएस एस्पिरेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एसेंशियल होती हैं, शेल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू ऑन द बेयर मिनिमम कॉस्ट ऑफ 29,999। इस कॉस्ट पर आसानी से आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, यह कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप फैकल्टी कोड दैट इज AK लाइव कोड का यूज करें, जो कि मेरा कोड है। इस कोड के साथ जुड़ें, इन कोर्सेज का पार्ट बने, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाएं। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।